हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय आप लोगों ने कई एग्जांपल्स को पढ़ा, सीखा। उसी में सबसे पहला एग्जांपल्स था, उसी को कहता है हल करने के लिए। वो एग्जांपल क्या है, वो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? आप लोगों ने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना सीखे थे, और इसमें आप जो हल करना सीखे हैं द्विघात समीकरण को, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। हम एक एग्जाम्पल करेंगे और एक एग्जाम्पल आप लोगों पे छोड़ेंगे। आप लोग उस एग्जाम्पल को कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो मान लेते हैं हम किसी जॉन या जीवंती दोनों में से किसी भी पर्सन के पास कितने कंचे हैं उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं जॉन, पहले तो जॉन को ही मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? जीवंती के पास 45 कंचे टोटल थे। उसमें से हम जॉन के कंचे को निकाल देंगे, जो बच जाएगा वही जो है वो जीवंती के पास कंचे होंगे। तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। ठीक है, अब कहता है सवाल में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर 5-5 कंचे खो जाएंगे तो दोनों में से 5-5 कम हो जाएगा। तो खोने के बाद कंचों की जो संख्या होगी वो जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास जो अब कंचे होंगे वो x थे, 5 इन्होंने खो दिया। अब उसके पास x माइनस 5 कंचे होंगे। उसी तरह से जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो था कितना? 45 माइनस x। अब इसमें भी 5 खोया है तो इसमें से भी 5 हम निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? 45 में से 5 निकल जाएगा तो 40 बचेगा और माइनस x बचेगा। ये जो है 40 माइनस x, ये जीवंती के पास कंचे। अब सवाल में, अब नेक्स्ट सवाल को पढ़िए। तो सवाल में है कि कहता है कि उनके पास जो कंचों की संख्या है अब उसका गुणनफल 124 है। यानी जो कंचे बचे हुए हैं इसको हम गुना करते हैं तो कितना निकलता है? 124। तो प्रश्न में जो कहता है उसी हिसाब से हमें चलना है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा कि जॉन के पास जो बचे कंचे हैं वो और जीवंती के पास जो बचे कंचे हैं वो, इन दोनों का गुणनफल कहता है कि 124 हो जाता है। अब हम इसे गुना करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसी को हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। x को हम गुना करते हैं, x से गुना करते हैं 40 माइनस x को। क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 40x। उसके बाद x को x से करेंगे प्लस माइनस x को गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 को 40 से करेंगे तो माइनस और ये 200 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस और 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा। इधर हमारे पास 124 हो गया। उसके बाद इसको हम इस तरफ लाएंगे, ये पहले लिख देते हैं x स्क्वायर वाला। ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं। स्क्वायर वाले पहले, जिसका पावर ज्यादा है उसको पहले, उसके बाद उससे कम पावर वाले, उसके बाद उससे कम पावर वाले। तो सबसे ज्यादा पावर वाला x स्क्वायर है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद देखिए 40x है और 5x है, दोनों के पास प्लस प्लस है तो टोटल मिल करके 45x हो जाता है। 45x हो जाता है। अब ये माइनस 200 है तो माइनस 200, और इसको भी हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 124 और इधर बचेगा 0। ठीक है, उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 45x और ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 324 बराबर 0।
अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए। इसमें जो माइनस है इसको जो है हम कॉमन ले लेंगे। माइनस को यदि हम कॉमन लेते हैं तो हर एक का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हम यहाँ कॉमन लेंगे तो x के पास प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो है इस तरफ आएगा तो 0/-1 होगा। देखिए हम करके ही दिखा देते हैं आपको। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करेंगे कि माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन आने का मतलब ये होता है कि -1 कॉमन आना। माइनस का मतलब, माइनस कॉमन आने का मतलब -1 कॉमन आना। तो -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बन जाता है x²। ये चिन्ह बदल के ये 45x हो जाएगा, ये चिन्ह बदल के ये +324, ये हमें आ गया, ठीक है। ये हमें आ गया, माइनस कॉमन ले लिए तो हमें ये आ गया। उसके बाद हम -1 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास होगा x² -45x +324 बराबर 0/-1। 0/-1 मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x² -45x +324 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आता क्या है, हमारे पास आता है x² -45x +324, यानी जो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे साइन चेंज हो गए। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। इससे इसका कहने का मतलब यह है कि जब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, आप इसमें सीख चुके हैं कि ये क्यों हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम हल करेंगे तो हम ये इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सभी का चिन्ह चेंज कर देंगे। ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाए कि आखिर हम ऐसा लिख क्यों देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सब जो आप लोगों ने सीखा है कि कैसे हम हल करते हैं, उसमें देखिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 324 है। तो 324 और 1 यानी a और c को हम गुना करते हैं और ये गुना होकर के 324 आ जाता है। अब 324 को हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर में तोड़ने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 324 इसको 2 से तोड़ेंगे, कितना होगा 162। इसको 2 से तोड़ेंगे ये हो जाएगा 81, इसको 3 से करेंगे 27 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 होगा और फिर 3 से करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 324 को हम फैक्टराइज करें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 चीजें यहाँ पे आपको आ जाता है, जबकि हमें 324 को केवल 2 भागों में इस तरह से बांटना है कि अगर उसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 45 होना चाहिए, और यदि गुना कर देते हैं तो 324 होना चाहिए। इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे कि 2 भाग में ये रह जाए। जैसे देखिए अगर हम इसको 3 को इधर और 3 को इधर कर देते हैं तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो किसी भी सूरत में 45 नहीं होने वाला है, या फिर घटाएंगे तो भी नहीं होने वाला है। तो हम इसको बदल देंगे, बदल करके हम क्या करेंगे, इधर से हम 4 ले लेते हैं, इधर से 3 ही रहने देते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यहाँ 36 हो जाता है और ये 9 हो जाता है। देखिए अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें 45 मिल जाता है। तो हमें लाना क्या है, 45 ही लाना, लेकिन माइनस में लाना है। तो माइनस में 45 लाने के लिए अगर हमें जोड़ना है तो -36 -9, तभी तो -45 आएगा। तो इसका मतलब है कि -36 और -9 जो है ये हमें जो संख्या लानी है वो यही दोनों संख्या है, ठीक है। अगर इस दोनों को हम गुना करते हैं तो हमें 324 भी मिलता है। 9 चौक 36, 9 छाक 54 का 4, बाकी 5 और 9 तिया 27 और 5 32। देख रहे हैं कि ये हमें आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए। अब हम इसको लिखेंगे, x है तो x², उसके बाद -45x को अब हम 2 भागों में बांट के लिखेंगे तो -36x लिखेंगे और -9x लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे +24 है तो +324 है तो +324 बराबर 0। अब हमें ये जो है सो 4
पदों में मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो ये x बचता है और इसमें 36 बचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस कॉमन आता है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमें 36 मिल जाएगा बराबर 0। उसके बाद देखिए इसको और इसको जैसे आपने सीखा है कि एक साथ लिख देंगे और इसको x माइनस 36 जो दोनों जगह है इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये जो है एक गुणनखंड के रूप में मिल गया। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, लिखेंगे अतः x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर भी 0। तो यहाँ हमें x का वैल्यू 9 आ गया, यहाँ हमें x का वैल्यू 36 आ गया। तो x का दो मान निकला 9 और 36। इसका मतलब यह है कि हमें x के वैल्यू का मतलब है कि जोन के पास x कंचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जोन के पास या तो 9 कंचे होंगे या तो 36 कंचे होंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। संख्या में एक भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो संख्या होगी उसको हम जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या को मान लेते हैं और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस 27 में से अर्थात योग में से हम क्या करते हैं कि उस पहली संख्या जिसको हमने माना है उसको घटा लेते हैं तो हमें दूसरी भी मिल जाता है। चलिए उसी के हिसाब से हम चलते हैं। माना कि पहली संख्या x है। यदि पहली संख्या x हो गया तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या जो है वो टोटल योग 27 है, तो एक संख्या तो उसमें x हो गया, दूसरी हम 27 में से x को घटा लेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों संख्या है। उसके बाद कहता है कि दोनों का गुणनफल जो है 182 है। तो हम करेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल अर्थात इसका और फिर 27 माइनस x का कितना है 182। अब इसको हम गुना करते हैं तो हमारे पास आता है ये 27x और इसको करते हैं तो ये हमारे पास आता है x स्क्वायर 182। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 27x और इसको भी हम इस तरफ लाएंगे तो 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। हमने आपको बताया था कि इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं उसमें हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, सबका चिन्ह बदल जाता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं चिन्ह बदल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पे a है, a मतलब 1 है यहाँ पे और c मतलब 182। a और c को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और गुने 182 को गुना करते हैं तो हमें 182 ही आता है। ठीक है, अब 182 को हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। किस तरह से, तो आप जानते हैं 182 है, इसको अगर हम फैक्टराइज कीजिएगा 9 दूनी 18। ठीक है, और 7 से लगाएंगे 13 तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर 2, 7 और 13। ठीक है, हमारे पास आना चाहिए था 2 लेकिन आया है 3, तो हमें इसे 2 में बदल देना है। 2 में किसी 2 को 1 कर देना है और 1 को 1 ही रहने देना है। ठीक है, ताकि हमें जोड़ने या घटाने के बाद 27 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको 7 दूनी 14 और ये 13, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। इसका मतलब इसको हम जो है 14 कहेंगे और इसको हम 13 कहेंगे। ठीक है, हमें लाना क्या है -27 लाना है तो माइनस माइनस वाले को ही जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें -27 आने वाला है। तो एक तो संख्या हो गया -14 और दूसरी संख्या हो गया -13। तो चलिए इसको हम अब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 27x के बदला में लिखेंगे -14x और -13x। ठीक है, इसको जोड़ करके 27 हो जाएगा, गुना करेंगे 182 हो जाएगा। ठीक है,
182 बराबर 0। ठीक है, इसमें से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें x बचता है और इसमें सिर्फ 14 बचता है। इसमें -13x कॉमन लेंगे, इसमें x बचेगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे चिन्ह भी बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें 14 बचेगा और फिर यहाँ पे 0। अब इसको हम एक साथ कर देते हैं, x - 14 को एक बार लिखेंगे और x - 13 यहाँ पे है, इसको एक बार लिखेंगे। अब ये हमारे पास इसका जो है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हम इस रूप में ले आए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः x - 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0। तो हमें यहाँ x का वैल्यू मिल गया 14 और यहाँ x का वैल्यू हमें मिल गया 13। ठीक है, तो हमें 13 और 14 दो संख्याएं मिल गई। तो कहता है कि पहली संख्या क्या होनी चाहिए, तो इसमें से कोई भी संख्या पहली हो सकती है, 13 और 14। ठीक है, तो कहता है पहली संख्या, तो यहाँ पे हमें जो x का वैल्यू निकला 14 और 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x का वैल्यू को हम 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटाएंगे, लिख दीजिए यहाँ पे पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x है, इसका मतलब है 27 - 13 बराबर 14। ठीक है, अगर हम पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या में 13 निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें 13 और 14 दोनों संख्या मिल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे जो टर्म है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे का आना। जैसे कि 7 है तो 8 आना, 8 है तो 9 आना। यानी कि अगर कोई संख्या हमें ज्ञात है और उसके जो क्रमागत संख्या हमें लाना है तो हमें +1 करते जाना है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्णांक आप समझते हैं इंटीजर नंबर जिसको कहते हैं, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए और दशमलव वगैरह में, भिन्न वगैरह में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी जो होगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगा x + 1, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत में क्रम से आता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है उनके वर्गों का योग 365 होनी चाहिए। तो इसका वर्ग हो गया, प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से इसका वर्ग तो x² और इसका वर्ग हो गया x + 1 का होल स्क्वायर और इसका योग कहता है 365 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, x² है तो इसको रहने देंगे, इसको जो है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, और उसी के हिसाब से इसको हम खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं, इसको हम कैसे खोलते हैं, a² + b² और +2ab। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम खोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं अगर, तो ये भी ऐसे ही खुलेगा, a² मतलब x², b² मतलब 1² और 2ab मतलब 2x और b मतलब 1। ठीक है, बराबर 365। इसको हम लिखेंगे, x को जोड़ देंगे तो x² को जोड़ देंगे 2x² हो जाएगा, अब प्लस ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1 और x, इसका मतलब हो गया 2x और ये इधर आकर के 365 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2x² 365 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लिख देते हैं 2x और 365 में से 1 चला जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो ये 364 हो जाएगा। ठीक है, इसको और छोटा कर दीजिए। इसको और छोटा करने के लिए हम सब में 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + x और माइनस ये हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये 2 इधर आके 0 बना देगा तो x² + x माइनस 182 बराबर 0/2। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है वो मिलता है x² + x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक वैसे ही 182 को हम
दो भागों में तोड़ेंगे। पहले हम इसको फैक्टर में लाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 2 गुना 7 गुना 13 मिल गया। इसको हमें 2 हिस्सों में ही रखना है, ये 3 हिस्सों में नहीं रखना है, 2 हिस्सों में ही रखना है। तो हमें दोनों को जोड़ के या घटा के 1 आना चाहिए, 1, ठीक है। तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पे है 7 दूनी 14 और 13, अगर हम 14 रख देते हैं और 13 रख देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1। और प्लस में है तो यहाँ प्लस रखिए, यहाँ माइनस रखिए, तो हमें प्लस में भी आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो बचेगा सीधा x, यहाँ बचेगा प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस, चिन्ह चेंज हो जाता है माइनस कॉमन आने के बाद, तो यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। उसके बाद इसको हम एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 13 एक साथ हो जाएगा और x प्लस 14 एक साथ हो जाएगा 0। अतः अब इसके हम हल जो हमें निकलने वाला है, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर भी 0। तो हमें यहाँ x का वैल्यू निकल गया 13 और यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया माइनस 14, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x का जो मान हमें निकल के आया है 13 और माइनस 14, ठीक है। अब इसमें आंसर कौन हो सकता है, इसमें आंसर वही होगा जो धनात्मक हो, क्योंकि हमें कहता है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 14 तो धनात्मक नहीं है, ये तो निगेटिव है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 13 होगा। तो पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्या हमें निकल गया। पहली संख्या जो है हमें निकलेगा, पहली संख्या वो 13 होगा और नेक्स्ट जो अगली संख्या होगा वो हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 14, ठीक है। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है इस तरह का त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए कि इसका एक कोण 90 डिग्री है, समकोण है, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये बेस होता है जिसको हम आधार कहते हैं, ये हाइपोटेनस होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इसका थ्योरम होता है वो होता है कि हम जानते हैं यहाँ पे होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब होता है कि अगर इसको हिंदी में लिखें तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। आपको इस सवाल को हल करने के लिए इसको ध्यान में रखना होगा, ये प्रमेय को ध्यान में रखना, इसको प्रमेय बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। अब कहता है सवाल में कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो हम आधार को मानेंगे तभी तो हम इसको कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमें मानना क्या है, आधार को मानना है, ठीक है। तो मानेंगे, माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, आधार x सेंटीमीटर है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। प्रश्न में कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब वही लंब, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार मतलब ये, इसको हमने क्या माना है, x माना है, इससे, ठीक है, अर्थात x से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार तो x है, ठीक है, और x से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कहता है ये जो है ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है आधार और लंब और कर्ण तीनों है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस प्रमेय से, ठीक है। तो हम लिखेंगे ज्यामितीय प्रमेय से, ज्यामितीय
परिमेय से या ज्यामिति से भी लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय, इसी को परिमेय बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो रेखा गणित ज्यामिति में इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, इस तरह के जो संबंध होते हैं, ठीक है, उसको हम ज्यामितीय परिमेय कहते हैं या फिर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रमेय में क्या होता है, इस प्रमेय में होता है हमें कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो लंब कितना है 13, 13 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x, x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा, इसको x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्म में इसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, और माइनस 2a मतलब x, b मतलब 7 और प्लस e x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 169 और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, दो x स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 7 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 14x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 169, अब जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसको भी उस तरफ जब ले जाएंगे तो ये 0 बच जाएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस इसको अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस 14x, और ये इस तरफ आएगा तो पहले ये 49 और ये इस तरफ आएगा माइनस 169, ठीक है। अब ये 0 हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में ये 0 और ये बचेगा 120, ठीक है। हमारे पास ये 120 आ गया। इसको हम और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, ठीक है। अब ये 2 इधर आकर के 0 बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है। अब जो है अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 को इधर और इस पूरे को इधर, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। अगर आप जानते हैं कि हम बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वहां पे सभी का चिन्ह बदलता है, लेकिन इस सब को उठा के हम इस तरफ और 0 को उठा के इस तरफ कर देंगे तो उससे चिन्ह नहीं बदलेगा। और अगर हम बदल भी देते हैं, ठीक है, तो सभी का चिन्ह बदलेगा। अगर इसका इधर आके चिन्ह बदलेगा तो 0 का भी तो चिन्ह बदलेगा इधर आके, तो ऐसा करने से दोनों तरफ इक्वल ही रह जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 60 है, 60 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि जोड़ने या घटाने के बाद हमें 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 60 है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये 30 है, ये 15 है और ये 3 और ये 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 2 2 3 और 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अगर हम 2 2 ये दोनों को एक साथ कर दे, 2 दूनी 4 और 5 या 15, ठीक है। 4 और 15 को हम जोड़ के या घटा के किसी भी सूरत में 7 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम चलिए इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तब भी नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि इस तीनों को एक साथ लेते हैं, 3 चौक 12 और ये हो गया 5, 12 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। देखते हैं कि 12 में से 5 को हम घटा देते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन हमें माइनस 7 चाहिए, तो बड़े वाले में माइनस रखेंगे, छोटे वाले में प्लस रखेंगे तो हमें माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे, अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x के बदला में लिखेंगे माइनस 12x और प्लस 5x और इधर लिखेंगे हम माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा माइनस 12। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। इसको एक साथ करके लिखते हैं x प्लस 5 और इसको लिखते हैं x माइनस 12 बराबर 0। अतः यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा x
प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू निकल गया -5 और यहाँ x का वैल्यू निकल गया 12। तो हमें x का दो वैल्यू निकला -5 और 12। हमें क्या चाहिए? त्रिभुज का आधार और त्रिभुज का लंब चाहिए। ठीक है, तो x बराबर -5 निकला है। तो जब हम किसी को मापते हैं, ठीक है, किसी लंबाई को मापते हैं तो वह माइनस में कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस वाले ये नेगेटिव जो संख्या है -5 ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 12। ठीक है, अर्थात त्रिभुज का आधार जो है वो 12 है और त्रिभुज का ऊंचाई जो है 12 - 7 मतलब 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। हम आंसर होगा त्रिभुज का आधार बराबर 12 और ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई वो होगा x माइनस 5 है, 7 है, x माइनस 7 है। ठीक है, तो 12 - 7 बराबर 5। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। अब हमें मानना क्या पड़ेगा ये समझना है। मानना हमको ये है, कहता है कि निर्माण की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। अगर हमें बर्तनों की संख्या ज्ञात होगी तभी तो बर्तनों की संख्या को दुगुना करेंगे और उससे 3 अधिक करेंगे। ठीक है, अगर हमें बर्तनों की संख्या नहीं मालूम हो तो हमें किसको दुगुना करना है और उसमें 3 अधिक करना है। ठीक है, तो हमें मानना क्या पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा एक निर्मित बर्तनों की संख्या। अगर हम इसे मान लेंगे तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुने से 3 अधिक कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा? वो निर्माण लागत हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब सवाल को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है हमें। कहता है सबसे पहले मान लेते हैं कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मानना है, ये आप समझ गए हैं। तो माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। x बर्तन एक दिन में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब कोई बर्तन होता होगा। ठीक है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब प्रत्येक नग का निर्माण में कितना खर्च होता है ये हमें समझना। ठीक है, तो बर्तन एक दिन में जो बर्तन है वो तो x बनते हैं। ठीक है, और एक बर्तनों पे कितना लागत है, एक नग पे कितना लागत है ये हमें समझना है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है ये कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उस दिन जो बर्तन बनाया जाता है उसकी संख्या को अगर हम दुगुना कर दें और उसमें 3 अधिक कर दें तो हमें मतलब एक बर्तन में एक नग की जो है निर्माण लागत मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिखना है कि एक नग की निर्माण लागत, मतलब कि निर्माण करने में कितना लागत हुआ। ठीक है, वो रुपये में कितना होगा। तो कहता है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, उसके दुगुने से 3 अधिक थी, मतलब इसके दुगुने से 3 अधिक थी ये लागत। ठीक है, ये लागत जो है इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से 2x + 3। ठीक है, तो निर्माण लागत इतना हो गया। ये एक नग का निर्माण लागत है, मतलब एक जो बर्तन होंगे जो जिसको हम नग बोलते हैं। ठीक है, उसका लागत है ये 2x + 3। अब सवाल में कहता है कि यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, मतलब उस दिन जितने भी बर्तन बने, ठीक है, उसका टोटल लागत जो है, टोटल खर्चा जो है वो कितना 90 रुपये थी,
तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, अब है कि अगर एक दिन में x बर्तन बनते हैं, एक बर्तन पे 2x + 3 रुपये खर्च होते हैं, तो कहने का मतलब ये है प्रश्न में जो कहता है उस हिसाब से कि बर्तनों की संख्या कितना है, x है, एक बर्तन पे लागत कितना है 2x + 3, इतना रुपया जो है एक बर्तन को बनाने में, एक नग को बनाने में खर्च होता है। ठीक है, और बर्तन कितने बनते हैं, टोटल x बर्तन बनते हैं, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, एक पर खर्च और x पे खर्च, दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा टोटल खर्च, टोटल लागत। ठीक है, और टोटल लागत कहता है कि 90 रुपया है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि प्रश्न के हिसाब से हमने ये क्यों लिखा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसको जब हम हल करेंगे तो 2x गुना करते हैं, इसको 2x को x से, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा आपको +3x, और ये इस तरफ इसको लाइएगा तो ये 90 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या जानते हैं कि 2 मतलब यहाँ पे जो a होता है वो a और c को गुना करते हैं, a और c को गुना करेंगे तो a जो है वो 2 है और c जो है वो 90 -90 है, तो कितना हो जाएगा -180। ठीक है, अब इस 180 को इस तरीके से हमें तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमें 3 मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 180 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से ये 90 हो गया, फिर 2 से 45 हो गया, फिर 3 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया। फैक्टर के रूप में हमें 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आ जाता है। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे कि हमें दो रूपों में मिल जाए। ठीक है, सिर्फ 2 संख्या चाहिए हमको। ठीक है, और उसको जोड़ने के बाद हमें 3 या घटाने के बाद 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस तीनों को एक साथ लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, इधर ये 12 आ जाता है, इधर ये 15 आ जाता है। हमें लाना है 3 लाना है, तो यहाँ पे ये प्लस और छोटे वाले में माइनस। ठीक है, 15 में से 12 चला गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x²। अब 3x को हम लिख सकते हैं -12x या +15x को पहले लिख दीजिए और -12x को बाद में, उसके बाद 90 हो जाएगा, -90 और फिर 0। ठीक है, अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन 2 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 15 में 2 है नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2x और प्लस ये बच जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, और इधर से हम ले लेंगे कितना कॉमन, इधर से हम ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ये 2x और यहाँ पे बच जाएगा ये +15। माइनस कॉमन लिए हैं, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे x - 6 और इसको एक साथ लिखेंगे 2x + 15 बराबर 0। ठीक है, ये हमें गुणनखंड के रूप में टूट चुका है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे अतः x - 6 बराबर 0, 2x + 15 बराबर 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकला 6 और यहाँ से हमें वैल्यू निकलेगा 2x = इधर आके ये -15 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू -15/2। ठीक है, तो हमें x का 2 वैल्यू निकला 6 और -15/2। ठीक है, हमें कहता है कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या को हमने x माना, तो बर्तनों की संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बर्तनों की संख्या ये -15/2 नहीं हो सकता, तो ये तो यही खत्म हो जाता है। तो हमें बर्तनों की संख्या कितना निकल के आ रहा है, 6। बर्तनों की संख्या निकल के आ रहा है 6, तो हम लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या बराबर 6। और एक नग की निर्माण लागत कितना होगा, निर्माण लागत जो है, निर्माण लागत ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 3 है, 2x + 3, इसका मतलब है 2x के जगह पे 6 + 3, इसका मतलब 6 दूनी 12 और 3 15। कहने का मतलब कि निर्माण लागत जो है ये 15 रुपये है और बर्तनों की संख्या है ये 6 है।
ठीक है। तो हमें यही दोनों चीज पूछ रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये और बर्तनों की संख्या जो हो गया 6। हमें दोनों चीज मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।